सॉन्ग है करिया ड्रेस में तू लागेला खेसरिया। आपका कोई बॉयफ्रेंड तो ज़रूर होगा। हाँ वो तो है ही। 3 से 4 दिन मुझे उल्टी हुआ था और 3 से 4 दिन मेरा हालत ख़राब था। बट गोलू गोल के साथ मेरा 3 सॉन्ग है आई थिंक। गाली ग्लॉज वाला वीडियो नहीं की थी। गाली ग्लॉज वाला वीडियो मैं फर्स्ट टाइम रमेश सैनी के साथ स्टार्ट की थी और वो वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा मतलब सोच से भी ज़्यादा वायरल हुए। आई थिंक उस पर 50 या 500 जो भी हो मिलियंस क्रॉस हुए फेसबुक पेज पे। लोग बोलते हैं कि भाई अगर तुम पवन सिंह के साथ काम करोगी तो तुम्हें बेड शेयर करना ही पड़ेगा, तुम खेसारी लाल के साथ काम करोगी तो उनके साथ तुम्हें बेड शेयर करना ही पड़ेगा। अभी भी मैं नहीं बनाती हूँ, मैं अभी भी किसी के साथ उतना चिपक के वीडियो नहीं बनाती हूँ। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं अंकित शर्मा एक बार फिर आ गया हूँ और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल AMS की बातों में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और माइंड ब्लोइंग गेस्ट हैं। इंस्टाग्राम पे उनके 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं और वो म्यूज़िक एल्बम करती हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, गॉर्जियस हैं, इसीलिए उनको काम के लिए लोग बुलाते हैं और बहुत ही टैलेंटेड है। तो इसीलिए स्वागत करिए मिस पल्लवी सिंह का। सबसे पहले तो AMS के टीम को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं एक्ट्रेस पल्लवी सिंह आज आप सभी दर्शकों के सामने मौजूद हूँ। एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जिसके इंस्टाग्राम पे 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं और बहुत सारे उन्होंने हाईलाइट सॉन्ग्स किए हुए हैं और बहुत सारे नामी म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ किए हुए हैं जी। तो शुरुआत करते हैं आपसे बिगनिंग से, जैसा हम लोग हमेशा करते आए हैं। ऐसा बताइए कुछ कि अपने दिमाग में जो आपके चल रहा है कि आपने शुरुआत कहाँ से की, आपकी एजुकेशन, आप कहाँ से हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन, अभी आपकी एज क्या है। मेरे व्यूअर्स मैं 100% गेस कर सकता हूँ कि वो आपकी एज नहीं गेस कर पा रहे होंगे, तो उन्हें ये क्लैरिफाई करिए कि आपकी एज क्या है और अभी आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, आप कहाँ से हैं और आप में बिगनिंग से ये शुरुआत, ये इंटरेस्ट ये कहाँ से आया कि मुझे म्यूज़िक इंडस्ट्री में जाना चाहिए या मुझे एज अ मॉडल काम करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं मुजफ्फरपुर से हूँ और मेरी क्वालिफ़िकेशन, मेरी पढ़ाई जहाँ तक है कि मैं अभी 12th में हूँ और मेरी एज जो पब्लिक को समझ में नहीं आती है। एक्चुअली जो लोग भी मुझे देखते हैं वो लोग बोलते हैं कि मैं 22 साल की हूँ। अब मुझे ये नहीं पता मैं लगती हूँ या नहीं लगती हूँ, बट मेरी एज अभी 18 है। अभी 18 हुई भी नहीं है, अगस्त में 18 होंगी। अच्छा, और आपकी क्वालिफ़िकेशन? क्वालिफ़िकेशन में मैं बता दूँ आप लोगों को कि मुझे पढ़ाई में बहुत कम इंटरेस्ट था और सबसे ज़्यादा मुझे मतलब एक्टिंग में ही था और मैं बचपन से एक्टिंग लाइन में आना चाहती थी। मतलब मैं टीवी पे देखती थी ना हीरो हीरोइंस लोगों को, तो मुझे देख के मन करता था कि काश मैं भी टीवी पे आऊँ। तो बस ऐसे ही देखते देखते मैं भी आ गई, इंटरेस्ट आ गया। वैसे पब्लिक को इसमें डाउट वाली बात है नहीं, सच में आपकी कोई एज गेस कर नहीं सकता आपकी। और पब्लिक क्यों नहीं गेस कर पा रही है, उसका रीज़न ये है कि आप देखने में आपकी जो इंडियंस की, जो आम इंडियंस की एवरेज हाइट होती है उसके मुकाबले गर्ल्स की हाइट से ज़्यादा आपकी हाइट है। आपका बॉडी पोस्चर, बॉडी का पर्सनालिटी अलग है, बड़ी लगती हैं, तो इसलिए आप अक्सर लोग गेस कर लेते होंगे कि आपकी एज ज़्यादा है, 20 एंड 23 अप्रॉक्सीमेटली। कोई बात हाइट नहीं। के बारे में आप लोग को बता दूँ तो मेरे घर में सभी लोग लंबे ही हैं। अच्छा, जहाँ तक मैं अपनी मम्मी, भाई बहन जो भी हैं मेरे घर में सब लंबे ही हैं, तो उसी वजह से मैं भी लंबी ही हो गई। आपके मतलब पेरेंट्स को जब ये पता लगा कि आप इस तरफ से मतलब आप एक्टिंग में आना चाहती हैं या आप टीवी पर आना चाहती हैं, जब आप में ये इंटरेस्ट आया, आपकी फैमिली को पता लगा, तो उनका क्या रिएक्शन था? उन्होंने क्या सपोर्ट किया या फिर बाकी दुनिया की तरह कहा कि नहीं आप लड़की हो, आप नहीं जा सकते, ये दुनिया ऐसी है वैसी वगैरह वगैरह? कुछ ऐसा बताइए, कोई ऐसा इंसिडेंट। हाँ तो सबसे पहले तो हमारा जो कास्ट है ना उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। जो मतलब हम भूमियार कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो मतलब इस कास्ट में ना ज़्यादातर लोग, पब्लिक लोग कहते हैं, मतलब जो आसपास के पड़ोस लोग होते हैं वो लोग कहते हैं कि नहीं ये कास्ट की लड़की ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती है। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ तो इस लाइन में मेरा सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। जहाँ तक मेरे भाई बहन भी, मतलब सपोर्ट करने वाली सिर्फ मेरी मम्मी ही थी। सबसे लड़ झगड़ कर, अड़ोस पड़ोस, पापा, भाई बहन सबसे लड़ झगड़ कर मेरी मम्मी ही मुझे सपोर्ट की।
वरना भाई बहन भी कोशिश करते थे चढ़ाने बढ़ाने की, बट आज कुछ मुकाम तक पहुँची हूँ तो आज मेरा सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आज मेरे पापा भी, भले मेरे पापा को पसंद नहीं आ रहा अभी भी, बट वो मान रहे हैं, धीरे धीरे मान रहे हैं। अगर आप लोग सपोर्ट करिएगा, अगर मतलब थोड़ी मैं हाई हो जाऊँ तो मेरे पापा भी मेरे सपोर्ट करने लगेंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी अभी सब चीज़ नॉर्मल चल रहा है। तो इतना टाइम हो गया, ये जो आपका इंस्टाग्राम पे फैन बेस है, फॉलोअर्स हैं, ये आप शुरुआती दौर से ही आप रील्स वगैरह बना रहे थे, उस वजह से बाकी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स जो होती हैं लड़कियां, उनकी तरह भी आपको इंस्टाग्राम से चांस मिला, वहाँ पर फेम मिलने की वजह से मिला, या फिर आप ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी थी तब आपके फॉलोअर्स बढ़े? नहीं, मैं ऑलरेडी इनमें इन्वॉल्व हो गई थी तब। एक्चुअली मैं इंस्टाग्राम पे रील्स में काफ़ी टाइम्स बना रही थी, बट उतना मैं ध्यान नहीं देती थी। और मुझे इंस्टाग्राम के बारे में कुछ नॉलेज भी नहीं था कि कैसे वीडियोस को अपलोड करते हैं, दिस दैट, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था। तो मैं एक बार में 10-15 वीडियो अपलोड कर देती थी। फिर बाद में मुझे पता चला कि एक एक वीडियो अपलोड किया जाता है, वो भी टाइमिंग से। तो स्टार्टिंग में मेरे नॉर्मल फॉलोअर्स थे 7,000 भी मेरे फॉलोअर्स तब थे जब मैं इस इंडस्ट्री में आधा टाइम या बीत चुका था, तब मेरे 7,000 फॉलोअर्स थे। देन मैं एक आदमी के साथ काम की तो उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, जिनका नाम है रोहित कपिशु। तो वो मेरा रील शूट किए और शायद आज उन्हीं की हेल्प की वजह से आज मैं 120 के फॉलोअर्स हैं। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जिसने इस बीच में आपका, जिसको आप समझते हो कि वो आपके फर्स्ट स्टेप, जो आपने पहला इनिशिएटिव लिया किसी भी चीज़ की तरफ, जहाँ से आपको लगा कि हाँ इससे कुछ अच्छा ग्रोथ मिल रही है, उसमें आपकी हेल्प करने वाला वो इंसान था कौन? इस इंडस्ट्री में लाने वाले तो मतलब एक इंसान थी या थे, मतलब दोनों था, लड़का भी था और लड़की भी थी, दोनों थी। तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ। ऐसे नाम अगर ले भी लूँ, अगर क्या पता वो मेरा इंटरव्यू देखेगी तो कहेगी कि मैं नाम नहीं ली। तो नाम लेने की बात अगर मैं कर दूँ तो वो अंजलि शर्मा है। और मतलब वो मैं इस इंडस्ट्री में मुझे लेकर आई, बट काफ़ी टाइम में उससे कोई बातचीत नहीं रहा। आगे चल के जब मैं इस लाइन में कुछ आगे काम की, मतलब मैं 10-15 सॉन्ग कर चुकी थी, आई थिंक 10-15 नहीं 10 सॉन्ग मैं कर चुकी थी, तब मेरे एक आदमी से मुलाकात हुआ जो अभी तक मेरे साथ है, और उनका नाम है बिजली बवाली, जिनके थ्रू आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, जिनके थ्रू आज मैं गोलू गोल्ड हो गए, रंजीत सिंह हो गए, या फिर जो भी हो गए, जिनके थ्रू मैं आज काम की हूँ, आज यहाँ तक जिस मुकाम तक मैं पहुँची हूँ, वो रास्ता दिखाने वाले मुझे बिजली बवाली हैं। अच्छा, तो बिजली बवाली जी जो आपके रास्ता दिखाने वाले हैं, जिनके बारे में आपने बताया कि आपकी लाइफ का जो फर्स्ट टर्निंग पॉइंट था, उसका जो इम्पॉर्टेंट रोल है वो बिजली बवाली जी का है, इस इंडस्ट्री में लाने वाले, डायरेक्शन दिखाने वाले। तो उनके बारे में कुछ बताइए, मतलब वो हैं क्या? म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं या डायरेक्टर हैं, या कुछ तो होंगे ना जिन्होंने हेल्प किया? हाँ, सिंगर है वो। सिंगर हैं। अच्छा, तो बिजली बवाली जी जो एक सिंगर है, उन्होंने आपकी हेल्प की इस इंडस्ट्री में आने में, तो उनके साथ भी आपके कोई सॉन्ग्स वगैरह आए होंगे? हाँ, उनके साथ भी मेरे सॉन्ग है, करिया ड्रेस में तू लागेला खेसरिया, ऐसे करके कुछ सॉन्ग है। अच्छा, वो उन्हीं के साथ है। अच्छा, जिसमें मैं लीड की हूँ, और मेल में है वो क्या कहते हैं, क्रिएटिव बॉय है। अच्छा, और वो आपने गोलू गोल्ड का नाम लिया जी, तो गोलू गोल्ड के साथ भी कोई एल्बम आया होगा, कोई वीडियो आई होगी? हाँ, गोलू गोल्ड के साथ मेरा 3 सॉन्ग है आई थिंक, जिसमें से एक विदाई सॉन्ग है, देवी गीत का विदाई सॉन्ग है। हाँ। दूसरा होली का सॉन्ग है, और तीसरा है, मतलब तीसरा भी देवी गीत ही है, जवन आरती उतारे हमार वाली भी है। और अभी जस्ट मेरा होली का गीत आया है, सोना ए प्रिया, ऐसे करके गाना है मेरा, तो वो भी आया है, होली का है। अच्छा, वैसे आपकी ये, आपने कुछ शुरुआती दौर में कुछ ऐसा एक्टिंग स्किल्स वगैरह कहीं से, किसी इंस्टीट्यूशन से सीखा नहीं है? कोई एक्टिंग का कोर्स वगैरह नहीं किया? नहीं, ऐसा कोई एक्सपीरियंस? मैं एक्टिंग कभी सीखने का मेरे माइंड में आया भी नहीं कि मैं एक्टिंग सीखने जाऊंगी। जहाँ तक मुझे लगता था, मैं अगर कभी कभी मेरे माइंड में आते भी थे तो मैं यूट्यूब पे सर्च कर लेती थी, बट यूट्यूब पे भी मैं सर्च नहीं करती थी, बस लोगों को देखते देखते, टीवी सीरियल में देखते देखते बस खुद में आ गया। अच्छा, तो मतलब आपने प्रोफेशनली कहीं से कोई यूट्यूब वगैरह की कोई नॉलेज, यूट्यूब कह रहा हूँ सॉरी, मतलब आपने प्रोफेशनली कहीं से कोई एक्टिंग की कोई क्लासेस वगैरह नहीं ली है, वो सीखी नहीं है? और आपका कोई ऐसा कोई पैशन, कोई शौक, कोई टैलेंट, मतलब सिंगिंग या वगैरह कुछ ऐसा जो आप करते हो? नहीं, सिंगिंग वगैरह मैं नहीं करती हूँ, नॉर्मल मैं एक्ट्रेस ही। बस एक एक्ट्रेस एंड मॉडल सिंगर। इंडस्ट्री में बहुत से लोग अभी आपको पहचान नहीं पा रहे होंगे, आपके चेहरे को रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे होंगे, अभी उनके दिमाग में धुंधलापन आ रहा होगा, क्योंकि
बहुत सी ऐसी एक्ट्रेस हैं और बहुत से ट्रेंडिंग सॉन्ग हैं जो लोगों के दिलो दिमाग पे छपे हुए हैं, तो उनके वो मेन जो फीमेल आर्टिस्ट हैं उनका चेहरा उनके दिमाग में है, बट आपका चेहरा नहीं है। तो मैं उन्हें याद दिलाने के लिए बता दूं कि अक्सर हम पिछले हमारे जो एपिसोड में हमने बात किया था, जिनको एज ए गेस्ट हमने बुलाया था, आज़ाद खान बिहारी बॉय, जो भोजपुरी म्यूज़िक इंडस्ट्री के एक क्रिएटिव म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, एडिटर हैं बहुत अच्छे। उनके साथ इनका एक बहुत ही फेमस सॉन्ग आया था जिनमें उन्होंने बहुत ही क्रिएटिव वर्क किया था, जिसका जिक्र मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो आज़ाद खान जी की साथ हमने पॉडकास्ट किया था उसमें मैंने जिक्र किया था। दिल तोड़ के सॉन्ग जो एक बहुत ही क्रिएटिव अंदाज से शूट किया गया था। अगर जिन लोगों ने देखा होगा तो उन्हें अभी पहचान आ गया होगा, उन्हें ये याद आ गया होगा कि ये फीमेल आर्टिस्ट वही हैं जो दिल तोड़ के सॉन्ग में एज अ लीड कर रही थी तुलसी जी के साथ में। पल्लवी सिंह, ये वही पल्लवी सिंह है जो आदित्य कुमार जी के साथ मेन लीड में थी। आपका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आज़ाद खान बिहारी बॉय के साथ काम करने का, और वो क्रिएटिव कॉन्सेप्ट जो एक मतलब एक डोम बिरादरी का और निचले बिरादरी के कॉन्सेप्ट पर शूट किया गया कि कैसे एक निचले तबके का व्यक्ति जब एक हायर सोसाइटी की लड़की से लव कर लेता है तो उसका लव एंगल कैसा दिखता है, वो दिखाने के लिए उसे इंटरेस्टिंग तरीके से उसे प्रेजेंट किया गया। तो उसका आपका क्या एक्सपीरियंस था, और आपके जिन आर्टिस्ट के साथ आपने काम किया वो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? देखिए, जहाँ तक मैं जहाँ भी काम की हूँ, सारे लोग मेरे साथ अच्छा बिहेव भी किए हैं। और आज़ाद जी के साथ मेरा पहला सॉन्ग था। फर्स्ट टाइम मैं आज़ाद जी से मिली भी थी, और उनके नहीं फर्स्ट टाइम मैं गोलू गोल जी के शूट पे मिली थी। माहौल बदले वाला बा उस पे मिली थी मैं। उसके बाद नंबर वगैरह वो मुझसे लिए, तो फर्स्ट सॉन्ग में उनके साथ यही हुआ, दिल तोड़ की मुस्कुराए। तो उनसे मैं उस टाइम उनसे मेरा काम स्टार्ट हुआ वो सॉन्ग, और काफ़ी अच्छा था। मतलब उनका बिहेवियर वगैरह सब चीज़ अच्छा था। और दूसरा चीज़ ये कि मैं सोची तक नहीं थी कि मुझे सुअर के, मतलब वो मुझे बताए थे कि सुअर के साथ शूटिंग करना है, बट मैं सोची नहीं थी कि ऐसा भी कुछ होगा। जब मैं सुअर के पास गई तो इतना स्मेल आ रहा था, मतलब मुझे उल्टी हो रहा था लेकिन फिर भी मैं बर्दाश्त कर करके अपना एक्ट और अपना काम करती गई। मैंने देखा, उन्होंने हमें बताया वीडियो में अपने कि पल्लवी जी जो थी वो बहुत ही अपर कास्ट से बिलोंग करती हैं, इसलिए उन्होंने उन चीज़ों का भी एक्सपीरियंस नहीं किया, कभी वो गंदगी नहीं देखी है। इस वजह से जब वो सुअर के साथ उन्हें शूट करना पड़ गया तो अक्सर उन्होंने वॉमिटिंग कर दी, उल्टी कर दी सेट के आसपास में, उन्हें उससे झेला नहीं गया। लेकिन फिर भी उन्होंने उन चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके साइड हटाकर और अपने एक्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया। तो इससे मालूम चलता है कि भले ही आपने किसी चीज़ को, किसी आर्ट को कहीं से सीखा ना हो, बट अगर आप में जुनून है और आप इंटरेस्टेड हैं उस काम को करने में, तो आप सीखते सीखते उस काम को भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। उस सॉन्ग को शूट करने में हम लोग को 3 दिन लगा था। सर 2 ही दिन बोले थे, बट अच्छे से करने में काफ़ी टाइम भी लग जाते हैं, तो 3 से 4 दिन लगा था। और जहाँ तक मुझे याद है कि 3 से 4 दिन मुझे उल्टी हुआ था, और 3 से 4 दिन मेरा हालत ख़राब था, बट मैं फिर भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी कि मेरा सबसे यूनिक, सबसे अलग आए, ताकि पब्लिक को पसंद आए, मेरा एक्टिंग और मेरा फेस जो भी हो उनको पसंद आए और वो लोग मेरा सपोर्ट करें, बस। और आपकी बात सच भी हुई, दिल तोड़ के सॉन्ग को बहुत ज़्यादा प्यार मिला, उस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा प्यार मिला। अभी तक वो उसके लफ्ज़ दिल तोड़ के मुस्कुराए तोहरा से कोनो सीखे, इस टाइप के ये लफ्ज़ आज भी उस बोल जो उस गाने के हैं मेरे लफ्ज़ों पर भी हैं। वो गाना अच्छा चला, हिट, और मैं उस काम को बहुत सराहना करूँगा कि बहुत ही क्रिएटिव वर्क था। आज़ाद भाई तो इसी क्रिएटिव वर्क के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने एक न्यू कमर को चांस दिया उसके लिए, और बहुत अच्छी तरीके से आपने भी उसे प्रेजेंट किया, बहुत अच्छा लगा हमें। और कुछ उसके साथ उस वीडियो के बीच में कुछ ऐसा बढ़िया एक्सपीरियंस, आदित्य जी के बारे में कुछ बताइए जो उसमें मेन लीड आर्टिस्ट थे। तो मतलब आदित्य जी से मैं मुलाकात हुआ था। मैं जब फर्स्ट टाइम उनसे मिली थी तो मुझे नहीं पता था कि ये एक्टिंग कर रहे, इस लाइन में ये मेल हीरो है, मुझे पता नहीं था। बट जब शूट हुआ तब जाके मुझे पता चला कि इनके साथ में शूट हो रहा है और इसमें लीड ये हैं, तो मुझे पता चला। और उसके बाद मैं उनसे बात भी की, मतलब होता है ना नॉर्मल तक, वैसा उनका बात रहा, हाय हेलो, ज़्यादा मतलब कुछ बात भी नहीं रहा हम लोग, बस इतना ही। मतलब काफ़ी अच्छे इंसान थे वो। एक होता है ना कि हाँ भाई लड़की को देखते ही फिसल जाना, वो उसमें नहीं था उनमें, वो बहुत अच्छे थे। सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे वही लगे। मतलब वो एक सिग्मा मेल हैं
जो लड़कियों को देख के अपने कैरेक्टर को नहीं भूलते हैं। हाँ भाई, लड़की आ गई तो अपना बाल मतलब दिस टाइप जो भी होता है वो स्टाइल मारने लगे, वैसा स्टाइल मारने लगते हैं। हाँ। तो वो चीज उनमें नहीं था, वो जो थे वही थे, वो दिखा नहीं रहे थे। हाँ, तो ये चीज मुझे बहुत ही डाउन टू अर्थ आदमी थे। हाँ, वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर रहे थे बहुत। और वैसे भी मतलब आप है भी इतनी गॉर्जियस, हो सकता है अगर कोई और आर्टिस्ट होता उनकी जगह पे सच में ऐसा कुछ स्टाइल वगैरह मारता भी। हाँ, तो मैं जहाँ भी गई हूँ मेरे साथ मतलब सब ऐसा ही होता होगा, बट वो सबसे यूनिक निकले तो वो मुझे याद ही रहेंगे। और कुछ ऐसा आपने, आपका फर्स्ट कौन सा वो वीडियो था इस पूरे एक्सपीरियंस में? आपने बोला एक बार मैंने सुना कि आपने 50 से ज़्यादा वीडियोस और एल्बम सॉन्ग्स कर चुके हैं। हाँ, काफ़ी सारे सॉन्ग मैं कर चुकी हूँ, इतने सारे सॉन्ग की हूँ कि मेरे माइंड में भी नहीं है। और मेरा फर्स्ट सॉन्ग स्टार्टिंग मतलब इस लाइन में स्टार्टिंग मेरा होली टाइम से हुआ था। होली का मैं सबसे पहले मैं गाना जो निकला था वो होली का ही गाना निकला था। अच्छा, उसके अलावा मैंने देखा कि जब मैं आपके बारे में डाटा कलेक्ट कर रहा था तो मुझे जानने का मौका मिला कि आप वाइन्स वीडियो में भी काम कर चुकी हैं। अभी हाल फिलहाल में इन बीते 1 महीनों में या 2 महीनों में आपने कई सारी वीडियो, कई सारी तो नहीं मतलब 2-3-4 आपने वाइन्स वीडियो में भी, कॉमेडी में भी काम किया हुआ है। तो वो एक म्यूज़िक एल्बम और कॉमेडी वाइन्स, इन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है। हाँ। और तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आपको महसूस करने को मिला, उसमें क्या महसूस करने को मिला, क्या डिफरेंस था और कैसा एक्सपीरियंस था दोनों का? देखिए, डिफरेंस की अगर बात की जाए तो मतलब क्या होता है, अगर आप सॉन्ग कर रहे हैं ना तो सॉन्ग में आप आंसू बहा रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं या फिर सामने वाले बंदे को आप अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो सॉन्ग में ये चीज़ हुआ। लेकिन कॉमेडी है, पब्लिक लोग खड़े हैं, उनके सामने बोलना, उनके सामने वो चीज़ करना, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी होता है। काफ़ी सारे लोग नहीं कर पाते हैं पब्लिक को देखकर। तो स्टार्टिंग में मतलब मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हाँ भाई बगल में पब्लिक खड़ी है तो मैं उनको देखकर ये चीज़ नहीं कर पाऊँगी। हाँ, स्टार्टिंग में होता है भाई, किसी को भी होगा, जो फर्स्ट टाइम आई होंगी तो किसी को भी होगा, थोड़ा सा नर्वस होती हैं। मैं भी हुई थी, बट मेरा ख़राब नहीं गया था, मेरा अच्छा ही गया था। और फर्स्ट टाइम मैं कॉमेडी वीडियो में की थी, लगभग बहुत सारी कॉमेडी वीडियो में की थी, बट मैं कभी गाली गलौज वाला वीडियो नहीं की थी। गाली गलौज वाला वीडियो मैं फर्स्ट टाइम रमेश सैनी के साथ स्टार्ट की थी। और वो वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा मतलब सोच से भी ज़्यादा वायरल हुए। आई थिंक उस पर 50 या 500 जो भी हो मिलियंस क्रॉस हुए फेसबुक पेज पे रमेश सैनी के, और यूट्यूब पे भी 19 या 20 लाख गए हैं। तो यूट्यूब पे उतने नहीं गए हैं, बट फेसबुक पे बहुत ज़्यादा गए हैं, जिसकी वजह से मतलब मेरा फेस बना है। तो अगर बहुत सारे लोग हैं जो मुझे अगर देखते हैं, मुझे पहचानते हैं, तो रमेश सैनी की वीडियो से हो गया। दूसरा चीज़, मैं अखिल जी के भी साथ काम की हुई हूँ, और जैसे कि अभी आपने बताया कि मैं वाइन्स चैनल पे भी काम की हुई हूँ, तो इनके साथ मेरा मतलब 1-2 महीने हुआ है, 2 महीने पहले मैं इनके साथ काम की थी। तो इन्होंने मुझे बोला कि मैं इनके लिए लकी हूँ। इनका वीडियो स्टार्टिंग में ना बहुत कम व्यूज़ जाते थे, लगभग 500, 600, 1000 इतना तक जाते थे, बट वो मेरे साथ फर्स्ट वीडियो बनाया तो उनका 100K क्रॉस गया। सेकेंड वीडियो बनाया तो उनका आई थिंक मिलियन क्रॉस गया। तो वो मुझे बोलते हैं कि तुम मेरे लिए लकी हो। मतलब उनकी टीम के लिए मतलब उनके लिए नहीं, उनकी टीम के लिए आप लकी थे। जी। हम लोग हमेशा फीमेल आर्टिस्ट को लेकर बहुत सारे सवाल व्यूअर्स के मन में भी आते हैं और इंडस्ट्री के बाहर वाले लोगों को भी आते हैं कि लोग जज करते हैं कि कोई फीमेल आर्टिस्ट है तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो फीमेल आर्टिस्ट वहाँ काम कर रही है और म्यूज़िक इंडस्ट्री में इतने टाइम से काम कर रही है और 50 से ज़्यादा म्यूज़िक एल्बम्स काम कर चुकी है, उसके अलावा वो फिज़िकली अभी तक ठीक हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो जो लोग ऐसा जज करते हैं कि जो म्यूज़िक इंडस्ट्री में काम करती हैं वो लड़कियां कहीं ना कहीं पर फिज़िकली अटैच्ड होती हैं मेल आर्टिस्ट के साथ में, वो उनकी वो शुद्धता नहीं होती, वो पवित्रता नहीं होती, वो बेड शेयर कर चुकी होती हैं। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, मैं एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ऐसा उसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है कि हाँ जो लोग ऐसा सोचते हैं उनके बारे में आपका क्या राय है कि हाँ उन्हें आप क्या बोलना चाहेंगे?
मुझे नहीं पता, बट मैं जहाँ तक सुनती हूँ ऐसा चीज़ होता है। ऐसा गर्ल्स लोग भी करती हैं, बट मैं ऐसा कभी नहीं की हूँ। मतलब मेरे में है ही नहीं। अगर मुझे आगे बढ़ना है और सामने वाले लोग कह रहा है कि तुम्हें बेड शेयर करके मैं यहाँ तक लेकर जाऊँगा, तो भाई मैं ये इंडस्ट्री छोड़ दूँगी, लेकिन मैं बेड शेयर वाला काम नहीं कर सकती हूँ। और सेकंड चीज़ ये कि जो आदमी मेरा साथ दे रहा है, जो आदमी जो मुकाम तक मुझे लेकर गया है, वो बंदा मुझे खुद ये काम नहीं करने देगा। वो बंदा मेरा आज इतना साथ दिया है, और वो बंदा भी, मतलब मैं उनको भैया बोलती हूँ, भैया मानती भी हूँ मैं उनको, और वो भी मुझे एज अ सिस्टर मानते हैं। तो जिनका मैं नाम अभी ली हूँ, बिजली बवाली, तो मैं उनको भैया ही बोलती हूँ, और वो भी मुझे एज अ सिस्टर मानते हैं। भले अब होते हैं भाई, मैं आपके साथ रह रही हूँ तो सामने वाले पब्लिक तो कहेंगे कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ये होगा वो होगा, दिस दैट होगा, जो भी होगा, बट मुझे पब्लिक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं सही हूँ ना, बस इससे बात है। और सेकंड चीज़ ये रह गया, थर्ड चीज़ आई मीन कि बेड शेयर वाला काम। तो देखिए, बेड शेयर वाला काम ये गर्ल्स पे भी डिपेंड करता है। हाँ भाई, अगर आप पवन सिंह या खेसारी लाल के साथ जहाँ तक काम करिए, जहाँ तक मैं सुनी हूँ कि उनके साथ काम करने पे आपको बेड शेयर करना ही पड़ेगा, या फिर चिंटू हो गए, कल्लू हो गए, जो भी हो गए, तो उन लोग के साथ अगर आप काम करें तो आपको बेड शेयर करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है जी, ये बहुत बड़ा एलिगेशन है कि आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि इंडस्ट्री में पवन सिंह, खेसारी लाल, चिंटू पांडे या कल्लू, इन जैसे बड़े बड़े जो अभिनेता हैं, इनके साथ काम करने के लिए आपको बेड शेयर करना ही होगा। हाँ, ये चीज़ है ही। मैं अभी जहाँ तक काम की हूँ, जहाँ भी मैं काम की हूँ, सब जगह ये लोग बोलते हैं कि भाई अगर तुम पवन सिंह के साथ काम करोगी तो तुम्हें बेड शेयर करना ही पड़ेगा, तुम खेसारी लाल के साथ काम करोगी तो उनके साथ तुम्हें बेड शेयर करना ही पड़ेगा। बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि चिंटू या कल्लू, मेरे माइंड में ये नहीं है, मतलब जो भी हो गए, वो लोग ऐसे दारू पी के किए, वैसे दारू पी के किए, तो मुझे वो पता नहीं है, मुझे बस सुनने को मिला। और ये चीज़ हो गया, मतलब अगर उन लोग के साथ अगर आप काम करें तो आपको बेड शेयर काम करके करना पड़ेगा। देखिए, मेरा शौक़ भी है, मेरा सपना भी है, और मेरा अरमान भी है कि मैं पवन जी के साथ काम करूं या फिर खेसारी लाल जी के साथ काम करूं, बट मुझे नहीं पता कि वो लोग मुझे काम देंगे या नहीं देंगे। और जहाँ तक सब बोलते हैं कि बेड शेयर काम करके, मतलब बेड शेयर करके काम करोगी, तो अगर मेरा एक्टिंग उनको पसंद आएगा तो मुझे नहीं लगता कि अगर मेरा एक्टिंग उनको पसंद आ रहा है तो सामने वाला बंदा मेरे साथ अगर वैसा काम करना चाहेगा। जिसको भाई मैं पसंद नहीं आऊँगी वही ना आके मुझे बोलेगा कि हाँ बेड शेयर करोगे तभी मैं तुम्हें उस मुकाम तक लेकर जाऊँगा। लेकिन अगर मेरे में वो चीज़ होगा तो सामने वाला बंदा नहीं बोलेगा, सामने वाला बंदा बोलेगा कि हाँ मुझे इसी लड़की के साथ काम करना है। वो बेड शेयर नहीं करेगी तो मैं नहीं करूँगा। ये कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। और नॉर्मल लोगों में रह गया तो नॉर्मल लोगों में देखिए, ये मजबूर सामने वाला बंदा नहीं करता कि तुम बेड शेयर करो, बल्कि लड़की ही फिसल जाती है। तब जाके भाई आपके साथ ज़बरदस्ती थोड़ी ना कर लोगे, हम आपकी तरफ कुछ इशारा करेंगे तभी तो आप आओगे ना मेरे पास। ऐसे तो आप आ नहीं सकते। तो कुछ लड़कियों में भी गलती होता है और कुछ लड़कों में भी गलती होता है। और काफ़ी सारी लड़कियां की वजह से आज हमारा इंडस्ट्री ख़राब हो चुका है। जहाँ तक इस इंडस्ट्री को सिर्फ एक ही नाम दिया जाता है, बेड शेयर करना। अगर तुम बेड शेयर कर रही हो तो ही इस इंडस्ट्री में हो, अगर नहीं कर रही हो तो इंडस्ट्री में नहीं हो, कॉम्प्रोमाइज़, फिर बेफालतू हो अगर तुम बेड शेयर नहीं कर रही हो तो। या फिर अभी तक मैं जहाँ पे भी काम की हूँ, मैं गोलू गोल्ड जी के साथ काम की हूँ, अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम की हूँ। रंजीत सिंह जिनका पटना से चला था दवैया, ये गाना आप सुने होंगे, तो वो सिंगर के साथ भी मैं काम कर चुकी हूँ। तो इन लोग के साथ मैं काम की हूँ तो काफ़ी सारे मुझे लोग बोले कि तुम बेड शेयर करके काम की होगी। भाई मेरे पास वैसा बंदा खड़ा है कि मुझे कभी बेड शेयर करने नहीं देगा, और सामने वाला बंदा कभी नीयत मेरे लिए ख़राब नहीं है क्योंकि वो मुझे बहन मानता है। तो मेरा कभी ये नहीं है कि मैं बेड शेयर करके काम करूँगी। मुझसे जहाँ तक होगा मैं वहाँ तक काम करूँगी और ख़ुद के दम पे करूँगी, सामने वाले के मेहनत और सामने वाले के सपोर्ट से काम करूँगी। लेकिन बेड शेयर करके मैं कभी काम नहीं करूँगी। अगर सामने वाला बंदा मुझे बोल रहा है कि बेड शेयर करो तो मैं ये इंडस्ट्री छोड़ दूँगी। मुझे ये आपने बहुत बड़ा एक आश्वासन दे दिया कि आप इंडस्ट्री छोड़ देंगे। लेकिन इंसान जब किसी भी काम को लेकर या किसी बहुत बड़े कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जब वो इतना ज़्यादा टाइम किसी चीज़ में स्पेंड कर देता है और उसको अचानक से किसी एक शर्त की वजह से अगर उस काम को छोड़ना पड़े, उस कॉन्सेप्ट को त्यागना पड़े, तो उसे बहुत अफसोस होता है। अफसोस किसको नहीं होगा। तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि अगर आपने 50 एल्बम कर ली, कोई टाइम ऑफ पीरियड उसमें लगा होगा, कई सारा आपने समय बिताया होगा, आप आगे भी काम करेंगे, आप बहुत सारा टाइम उसमें इन्वेस्ट करेंगे,
किसी बड़े मुकाम पर पहुंचने के लिए बहुत सी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, बहुत से लड़कियां कर भी देती हैं। तो कहीं अगर आपको ऐसा मौका मिले जब आप इंडस्ट्री का 2-3 साल 4 साल हिस्सा बन जाए, 5 साल 6 साल 8 साल मैक्सिमम 10 साल आप इसका हिस्सा बन जाए, और एक बार इस बीच में कभी अगर आपको कोई एक बड़ा चांस मिले फ्लिप करने के लिए, किसी बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करने का मौका मिले, और उस बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करने का मौका का मतलब ही लोगों के लिए इनडायरेक्टली वही हो कि हाँ बैठचेद करना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, अगर ऐसे मिले और आपने वो देखा वो सपना कि मुझे उस मुकाम तक पहुंचना है, उस बीच में वो बेड शेयर करने का वो जो शर्त है, वो जो उनका कारण है कि मैं इस वजह से नहीं बढ़ सकती आगे, जो आपके दिमाग में खटक रहा है, अगर वो रख दे आपके आगे, तो क्या आप अपना वो इतने टाइम की बीती हुई जो मेहनत है उसे कॉम्प्रोमाइज़ करके उसे हटा कर साइड में आप पूरा इंडस्ट्री से आउट हो जाएंगी, या फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ जाएंगी? जहाँ तक अभी भी मेरे माइंड में चल रहा है, मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगी, बट मैं नहीं करूँगी वो काम। और रहा बात ये कि चलिए अगर मुझे पवन जी आकर बोल रहे हैं कि तुम मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो, मैं तुम्हें इस मुकाम तक लेके जाऊँगा, तो आप कब तक मेरा सपोर्ट कीजिएगा? क्या मरते दम तक आप मेरा सपोर्ट करिएगा? जो मैं आपके साथ फिजिकल होने जाऊँ या मैं आपके साथ बेड शेयर करने जाऊँ, आप मेरे साथ 10 गाने चलिए कर लीजिएगा, 10 गाने कर लीजिएगा। कल को कुछ होगा, जैसे आज अक्षरा जी हो गई, क्या कहते हैं काजल राघवानी हो गई, तो ये सारी जो एक्ट्रेस लोग हैं, मतलब कुछ हीरो को लेकर बदनाम है या फिर अपने करने की वजह से भी बदनाम होंगे, मुझे कुछ नहीं पता। मैं किसी के खिलाफ नहीं जा रही हूँ या फिर किसी के लिए मैं बोल नहीं रही हूँ, जो भी मुझे पता है मैं वही बोल रही हूँ। तो आज अक्षरा जी भी पवन जी के साथ रहकर अलग हो गई, काजल राघवानी भी खेसारी लाल के साथ रहकर अलग हो गई। मुझे जहाँ तक लगता है सब लोग कंप्रोमाइज़ किए ही होंगे। तो आप आगे चलकर साथ छोड़ ही दे रहे हैं, तो फिर मैं क्यों करने जाऊँगी कंप्रोमाइज़ आपके साथ? मतलब आप अगर उतने बड़े स्ट्रगल, उतने टाइम ऑफ पीरियड में आपने जो मेहनत की और आप आगे तक पहुँचे, मैं और आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगी, आप सीधा क्विट कर देंगी वहाँ से। क्योंकि मुझे ये चीज़ किसी के भी मुंह से नहीं सुनना कि हाँ अगर पल्लवी जी आगे बढ़ी हैं तो वो कंप्रोमाइज़ करके आगे बढ़ी है। पल्लवी जी आगे बढ़ी है तो अपनी मेहनत के बलबूते पे बढ़ी है, सामने वाला उसको ऐसा बंदा सपोर्ट किया है कि वो आगे बढ़ी है। किसी के मुंह से मैं ये सुनने का मौका नहीं देना चाहती हूँ कि वो कंप्रोमाइज़ करके अगर आप मुँह से सुनने की बात कर रही हैं, तो जहाँ तक मुझे पता है आप उस इंडस्ट्री में किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें या ना करें, जो 10 लोग आपके मुंह पर या आपके मुंह के पीछे बात करेंगे, आपके चेहरे पर तो वो आपकी बातों को मान लेंगे, आपके फेस पर आपकी बातों को मान लेंगे कॉन्फिडेंटली, आप कहिएगा कि हाँ मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया बट मैंने क्विट कर दिया। लेकिन वो लोग आपके पीठ पीछे आपसे मुड़ते ही वो दूसरों को ये बात ज़रूर बोलेंगे कि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई लड़की इस इंडस्ट्री में जाए और इतने टाइम तक 2 साल 3 साल काम करे, इतने एल्बम्स में काम करे और वो किसी के साथ फिजिकल ना हो, शारीरिक संबंध ना बनाए, ऐसा हो नहीं सकता। अगर वो आपसे मुड़ते ही ऐसा बात बोलेगा किसी और से, तो फिर आपकी ये बात तो कोई बात, किसी बात की लॉजिक हुआ ही नहीं ना, किसी बात का संबंध हुआ ही नहीं कि जो आपने सोचा था कि मेरे मुंह पर कोई ना कहे, बट आपसे पीठ पीछे हर कोई बोल रहा होगा कि ऐसा हो नहीं सकता। देखिए आपने जो बात बोला वो जहाँ तक है वो सही बात बोला आपने कि मेरे मुंह पे नहीं लेकिन मेरे पीठ पीछे जरूर बोलेंगे। तब आपको क्या फील हुआ कि यार लोग पीठ पीछे तो बोल ही रहे हैं, फिर मैं वो काम कर ही लेती। आज में वो कहावत है ना कि मैंने चोरी तो की नहीं और मैं चोर भी कहला गया, तो मैं चोरी करके ही चोर कहला जाता, क्या फ़र्क पड़ता फिर? एटलीस्ट मैं उस मुकाम तक तो तक लिमिटेड टाइम तक होता, लेकिन होता तो सही। हाँ ये आपकी कहावत भी सही है, काफ़ी सारे लोग ऐसा करते भी हैं, बट मेरा मन ही नहीं मानता कि मैं कंप्रोमाइज़ करके आगे बढ़ूँ। और जैसे कि आपने बोला कि पीठ पीछे वो बंदा बोलेगा, आप ही मुझे बोल रहे हैं कि मैं कंप्रोमाइज़ करके आगे बढ़ी हूँ, तो आप बोल रहे हैं ना, लेकिन मेरा दिल या फिर मेरा ईमान तो नहीं मानता ना, तो मेरी फैमिली तो नहीं मानते ना कि हाँ मेरी बेटी कंप्रोमाइज़ की है। आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपके अंदर से आपका ज़मीर क्या कह रहा है। लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं वो मेरे लिए मायने नहीं रखता। लोग भाई, मैं इस इंडस्ट्री में जब मैं फर्स्ट एल्बम भी की थी ना, तो लोग काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे अरे वो उसके साथ सट के वीडियो बनाई है, अरे वो उसके साथ ऐसे करके वीडियो बनाई है। स्टार्टिंग में मैं जब इस लाइन में आई थी तो मैं किसी से चिपक के वीडियो नहीं बना रही थी। देन अभी भी मैं नहीं बनाती हूँ, मैं अभी भी किसी के साथ उतना चिपक के वीडियो नहीं बनाती हूँ। या फिर रॉफ सीन हो गया, ज़्यादातर मतलब एडल्ट सीन हो गया, एडल्ट गाली ग्लॉस जो भी हो गया, मैं वो नहीं करती हूँ, नहीं देती हूँ। जहाँ पे वैसा सीन होता है मैं वहाँ पे मना कर देती हूँ, तो मैं वैसा चीज़ नहीं करती हूँ।
और बस मतलब यही है कि सामने वाला बंदा कह रहा है, अगर देखिए आप मुझे बोल रहे हैं कि मैं कंप्रोमाइज़ क्यों, अगर मैं कंप्रोमाइज़ की रहूँगी तो मुझे भी ख़राब लगेगा कि हाँ भाई मैं क्यों, तभी तो सामने वाला बंदा बोल रहा है ना। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं और मैं नहीं क्यों, तो सामने आपके बोलने से मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। आप बोल रहे हैं मैं नहीं क्यों, मैं शरीफ हूँ ना, आपके बोलने से मुझे क्या पड़ेगा। क्या आप मुझे आकर 1 रुपया दे रहे हो, फ्री में 1 रुपया दोगे। आज सब्जी भी लेने जाओ, 5 रुपये का कोई सब्जी मिल रहा है 5 रुपये किलो, आप 4 रुपया दोगे, बोलो भाई मेरे पास 1 रुपया नहीं, तो क्या वो आपको सब्जी दे देगा? नहीं दे देगा। तो अब भाई आप मैं ना घर चला रहे हो, ना मैं फैमिली को देख रहे हो, ना मैं कोई काम क्या आ रहे हो आप, तो फिर मैं आपके बात पर क्यों जाऊँ और आपके बोलने पे मैं क्यों कंप्रोमाइज़ करूँ। रमेश साहनी जी के साथ जो आपने वाइन्स वाली वीडियो में, कॉमेडी वीडियो में काम किया हुआ है, तो एक उसकी कुछ वीडियोस बहुत फेमस हुई थी, लोन रिकवरी वगैरह वाली। उसमें मैंने देखा आपका सीन एक अडल्ट मतलब एजेड लड़की का है, जिसमें आपने अपने आप को बुजुर्ग दिखाया हुआ है, तो आपने उनके साथ आपका काम का क्या एक्सपीरियंस था? उनकी हर वीडियो में मैंने देखा बहुत गाली गलौज करते हैं, तो रम आई के है वो, तो इस टाइप का आपने कुछ भोजपुरी वाइन्स में जैसा नॉर्मली होता है वैसा आपको कभी उस टाइम पे आपने एक्सपीरियंस किया कि आप भी गाली दी उसमें का हिस्सा बन के? सबसे पहली बात तो मैं गाली वाली वीडियो मतलब करने से बहुत ज़्यादा डरती थी, क्योंकि मेरे पापा सपोर्ट करते नहीं थे। अगर मैं थोड़ा सा गाली वाला वीडियो कर लेती तो मेरे पापा का डायरेक्ट कॉल आता था, हैं बेटी गाली दे रही है, बेटी ही कर रही है। तो मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा डरती थी। फिर मेरा जो आदमी था बिजली वाले भैया, तो वो मुझे फोर्स किए कि करो, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना आगे चलने के लिए। तो नॉर्मल गाली ही तो दे रही हो, कोई ऐसा वैसा सीन तो कर नहीं रही हो। तो मैं सोची एक बार करके ही देख लेती हूँ। और सबसे पहली बात तो मुझे पता नहीं था कि रमेश साहनी की वीडियो पे गाली भी होता है, गाली ग्लॉस भी होता है। मैं उनको जानती नहीं थी, जहाँ तक मुझे पता है। वो मेरा लाइनअप बिजली भैया ही किए थे, तो मैं उनके थ्रू ही गई थी वहाँ पे। और वहाँ पे गई तो मुझे अचानक से ये सब सीन मिल रहा है, ये सब डायलॉग मिल रहा है कि हाँ आपको ऐसे ऐसे बोलना है। नॉर्मल मेरा येलो कलर के साड़ी में था सूट, तो उसमें मेरा इतना ज़्यादा गाली नहीं है। उसमें डायरेक्ट जाके नॉर्मल बोलना है कि आपने लोन नहीं भरा है, तो सर मुझे डांट रहे हैं, आप लोन भरिए। तो बस इतना ही मुझे मेरा डायलॉग था। फिर जो एजेड वाला रोल था उसमें आई थिंक कोई और करने वाली थी, बट शायद रमेश जी को मैं पसंद आ गई उस डायरेक्टिंग के लिए, उस एक्टिंग के लिए, या फिर उस डायलॉग के लिए। तो उन्होंने बोला कि आप करो, तो फिर मैं की, तो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुआ वो चीज़। मेरा फर्स्ट टाइम मैं जो डायलॉग दी थी और मेरा गाली वाला फर्स्ट टाइम मेरा गाली वाला वीडियो वायरल हुआ, मुझे ये चीज़ देखकर खुशी हुआ। लेकिन फिर भी मैं आगे नहीं चाहती हूँ। मैं कहीं पे भी शूट करने जाती हूँ तो मैं उनको बोल देती हूँ कि अडल्ट सीन तो नहीं है ना, गाली ग्लॉज वाला सीन तो नहीं है ना। भाई अगर आप दिलवा भी रहे हो तो आप नॉर्मल दिलवाओ, लेकिन ओवर नहीं दिलवाओ, क्योंकि मैं लड़की हूँ, आपकी तरह लड़का तो नहीं हूँ ना भाई कि कहीं पे भी जाकर कुछ भी बोल देना है। मुझे तो सोच समझ कर चलना है, सोच समझ कर बोलना है। तो फिर आप उतना मतलब गाली ग्लॉज मत दिलवाइएगा, और ख़ासकर मुझसे दिलवाइएगा ही नहीं। जो नॉर्मल चैनल रहता है, जो नॉर्मल रहता है, मतलब उस पर मैं डायरेक्ट मना कर देती हूँ कि मैं गाली ग्लॉज नहीं दूंगी। जो थोड़ा हमारा वायरल रहता है, जैसे कि अखिल जी का वीडियो, तो जहाँ तक अखिल जी की वीडियो में भी है कि मैंने उतना गाली नहीं दिया है। जो भी गाली दिया है मैंने नॉर्मली दिया। अखिल भोजपुरी, अखिल जी, हाँ अखिल भोजपुरी ना, जो दिलीप वाइन्स के साथ भी आता है। हाँ, वही उन्हीं के साथ। अच्छा, तो उनके साथ भी वीडियो है आपकी? हाँ, उनके साथ भी है। उसमें से कोई एक फेमस डायलॉग अगर याद हो, उस वाइन्स या उस कॉमेडी सीक्वेंस का कोई फेमस डायलॉग? उसमें तो डायलॉग मुझे याद नहीं है, काफ़ी मतलब सब नॉर्मल ही था, कुछ उतना था नहीं। तब भी कुछ याद नहीं है? मतलब क्या था उसमें, मतलब मैं सरकारी नौकरी वाला हस्बैंड था, और मेरी जो बड़ी बहन थी उनका नॉर्मल साइकिल चलाने वाला हस्बैंड था। तो बस वही था उसमें, सरकारी पे और नॉर्मल वाले पे दिखा रहा था कि सरकारी जॉब अगर आपका है तो आपको ये इंपॉर्टेंस मिलेगा, और अगर आप साइकिल चला रहे हो तो आपको ये इंपॉर्टेंस मिलेगा। तो अखिल जी की वीडियो के लिए आप कहाँ शूट करने गए थे? साहिबगंज गए थे शूट करने के लिए। अच्छा, बहुत सारे सवाल हैं, हमने बहुत सारे सवाल इम्पोर्टेंट पूछे। एक सवाल पर्सनल आपकी लाइफ से, क्योंकि मैं पूछना चाह रहा था बट मैंने नहीं पूछा। मैं सोचा कि पर्सनल लाइफ में क्या इंटरफेयर करना किसी की। आपका इस ब्यूटीफुल फेस और बॉडी, इस गॉर्जियस चेहरे के पीछे कोई ना कोई ज़रूर होगा जो इसको ओन कर लिया होगा, इसका हिस्सा बन गया होगा। किसी के साथ तो आप इंगेज जरूर होंगे, आई मीन आपका कोई बॉयफ्रेंड तो ज़रूर होगा। हाँ, वो तो है ही, है ना?
बढ़िया। अब ये पॉडकास्ट यहाँ पे अभी के पेरेंट्स time देख में- लेंगे तो प्रॉब्लम ना हो जाए। अभी के टाइम में नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अभी के टाइम में किसके नहीं होते हैं किसके नहीं भाई। होते जिसका उम्र 10 साल रहता है ना, वो भी सामने वाली लड़की पे फिदा रहता है। फिदा रहता है। जैसे कि मेरी मामी का बेटा है, अभी उसका एज 10 साल ही हुआ होगा। हाँ। वो मतलब जाता है तो लड़के मतलब बोलता है कि दीदी वो लड़की थी, या फिर मेरी मामी की वाली छोटी जो बेटी है वो बोलती है कि दीदी ये लड़का ना पढ़ने में बहुत तेज है। तो भाई कोई भी अभी तो छोटे छोटे बच्चे भी ये सब कर ही रहे हैं, तो किसके पास नहीं होगा, सबके पास नॉर्मल होता है। अब वही होता है कि कुछ लोग छुपा लेते हैं, कुछ लोग हंसा मतलब बोल देते हैं। आपका एक अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाला है, कंटिन्यू आप काम कर रही हैं, तो मैंने सुना कि एक नए सॉन्ग की शूटिंग हो रही है आसपास में ही, तो उसके बारे में कुछ बताइए, वो क्या है? अभी हमारी शूटिंग चल ही रही है, आज़ाद जी के साथ ही शूटिंग चल रही है। आज उसका शूट भी हुआ है। उसमें एक लाइन भी है, जी दीवाना के हमार अजमाई सच कहिल उपजताई। तो ये लाइन मुझे ऐसे सुन के भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगा है। और अभी हमारा इसी सॉन्ग का भी शूटिंग चल रहा है, तो कुछ दिन बाद बहुत जल्द रिलीज़ भी होने वाला है। सबसे पहले तो मुझे AMS के टीम के लोगों ने मुझे बुलाया यहाँ पे, और मुझे उन सब से मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और इनका YouTube पे चैनल भी है जिसमें मैंने अभी बताया AMS की टीम की बातें। तो आप लोग जल्दी से जाइए YouTube पे चैनल सर्च कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।